कल हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। कल अपन ने सॉलिड स्टेट में जो 3 डायमेंशनल यूनिट सेल्स होती है उनके बारे में पढ़ा। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ कि बॉडी सेंटर्ड क्या होती है। ये इसको समझने के लिए हमने एक क्यूब लिया, उस क्यूब के सभी कॉर्नर्स पे अगर एक एक एटम रखा जाए तो इस प्रकार का जो यूनिट सेल है वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाता है। ये आपका 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब के, उन 8 कॉर्नर्स पर एक एक एटम रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, वो सिंपल क्यूबिक हो जाएगा। उसके बाद में हमने पढ़ा फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में क्यूब के 8 कोनों पे 8 एटम्स हैं। इसके अलावा जो क्यूब के 6 फेस और होते हैं उनके सेंटर्स में एटम्स, जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में जो 8 कॉर्नर्स भी देख सकते हो आप, और सभी दीवारों के जो केंद्र है, सेंटर है, वहाँ पे एक एक एटम और हो, तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है वो कहलाता है फेस सेंटर्ड। हाँ, इससे पहले एक और पढ़ा था बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड BCC, बॉडी सेंटर्ड क्या होता है, क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम तो हैं, इसके अलावा जो सेंटर है हमारे क्यूब का वहाँ पे भी क्या रखा हुआ है, एक एटम रखा हुआ है। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है वो कहलाता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, काय केंद्रीय एकक कोशिका इसको कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये पढ़ा। एक होता है एंड सेंट्रिक। एंड सेंट्रिक में क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम, और जो अपोजिट फेस है, अपोजिट फेस के जो सेंटर पॉइंट्स हैं वहाँ पे क्या होता है, एक एक एटम रखा होता है। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है वो एंड सेंटर्ड अरेंजमेंट कहलाता है। ये बात हमने समझ में आई, हमने पढ़ी। अब हम आगे पढ़ेंगे। कल लास्ट क्लास में मैंने आपको सिंपल क्यूबिक जो आपका अरेंजमेंट होता है उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हमने निकाले थे। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स की जो वैल्यू आई थी सिंपल क्यूबिक में वो आई थी 1। कैसे आई थी, एक बार वापस उसको लेते हैं। सिंपल क्यूबिक का एनालिसिस कर रहे थे, सिंपल क्यूबिक इसका एनालिसिस कर रहे थे। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं पहले। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है, 8 एटम्स कॉर्नर्स पर। तो जो सबसे पहली चीज़ हमने इसमें सीखी थी वो इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एक कॉर्नर वाला एटम इस क्यूब को 1/8 हिस्सा जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो उस वजह से इसके अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स की जो संख्या आई थी 18 × 8, तो 1 आया था। बाद में हमने एक कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला था, तो एक एटम कितने और दूसरे एटम्स को टच कर रहा है, तो ये एटम इसको 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 आगे वाले को, इधर वाले को और ऊपर वाले को, टोटल 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। फिर हमने कल एक लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला लिखा था पैकिंग एफिशिएंसी के लिए, जो हमें 3D यूनिट सेल में काम में लेना होगा। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था हमारा, एक बार मैं दोबारा उसको लिख देता हूँ। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी हिंदी में इसको बोलते हैं संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता, इसका फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। ये होती है पैकिंग एफिशिएंसी। जैसे एरिया वाइज हमने जब किया था 2D यूनिट सेल के लिए, हमने एरिया लिया था, टोटल एरिया ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल एरिया। तो उस फॉर्मूले का यूज़ करके हमने पैकिंग एफिशिएंसी वहाँ पे निकाली थी। यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हम वॉल्यूम का यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। तो हम सिंपल क्यूबिक में पैकिंग एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं, तो आओ कैसे निकालें इसको समझते हैं। अगर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड की बात करें, सबसे पहले वॉल्यूम ऑक्यूपाइड निकालना है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड निकालना है, तो मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है, ये इस क्यूब की जो भुजा की लंबाई है वो कोई a है। इस क्यूब की भुजा की लंबाई, इस क्यूब का जो आर्म का लेंथ है, और यहाँ पे जो स्फेयर रखे हुए हैं
उनकी जो रेडियस आर है, मान लो ये स्फेयर इतने बड़े बड़े स्फेयर है, मैं यहाँ पे एक ऐसे इसको विजुलाइज करने के लिए बना सकता हूँ ऐसे। तो ये जो डिस्टेंस है ये है आर, ये भी है आर, तो इस सेंटर से इस सेंटर के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 2r। तो रेडियस और एज लेंथ, एज लेंथ यानी कि क्यूब का जो एज है और इसका जो रेडियस है आपका जो स्फेयर है उसका, उसके बीच में जो रिलेशन है वो ये आ जाएगा रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ स्फेयर। जो गोला है हमारा, गोला और हमारे घन की जो भुजा है उसके बीच में जो रिलेशन है वो ये आ जाएगा कि a बराबर क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। ये 2r है और यही क्या है हमारा a है, तो a बराबर कितना हो गया 2r। ये एक रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन का यूज करके हम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड और टोटल वॉल्यूम में रिलेशन पता लगाएंगे। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड देखना है सबसे पहले, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड निकालते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी टोटल जो एक स्फेयर है, उस एक स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। क्यों? क्योंकि जो आपका ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है वो एक्चुअल में कितने स्फेयर से मिलके बना हुआ है, एक स्फेयर से मिलके बना हुआ है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना हो गया आपका 1 × 4/3 पाई r क्यूब। ये बात समझ में आई क्या? मेरे ख्याल से आ गई होगी, क्योंकि हमने कल की क्लास में निकाला था कि ये यूनिट सेल बनाने के लिए एक्चुअल में कितना स्फेयर खर्च होता है। तो वो क्या आया था हमारे पास 1। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है वो कितना है, केवल 4/3 पाई r क्यूब है, क्योंकि एक स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, तो केवल × 1 कर दिया, यानी कि ऑक्यूपाइड वॉल्यूम आ गया हमारे पास। ये बात समझ में आ गई। टोटल वॉल्यूम निकालना है अगर, टोटल वॉल्यूम, तो देखो टोटल वॉल्यूम कैसे आएगा, इस यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम कैसे आएगा। अगर इसका एज लेंथ a है, तो अगर कोई क्यूब का एज लेंथ हमारे पास a हो, अगर किसी घन का भुजा a हो, तो उसका आयतन कितना होता है, a क्यूब नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल वॉल्यूम a क्यूब। अब a क्यूब और a और 2r में एक रिलेशन पता है, तो इसका सहारा लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकालूं PE, तो ये हो जाएगी 4/3 पाई r क्यूब। ये तो लिख दिया क्या मैंने, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना, a क्यूब, तो a क्यूब नीचे लिख दिया, a क्यूब इनटू किस क्या लिख दिया हमने, 100 लिख दिया। ये बात समझ में आई। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किसने किया है, स्फेयर्स ने किया है। एक्चुअल में कितना स्फेयर यूटिलाइज हुआ है इस क्यूब, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट को बनाने के लिए, केवल एक। तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया है, 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या, उस क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम कितना, a क्यूब हो गया। अच्छा, ये आ गया हमारा। अब a क्यूब है, यहाँ पे r क्यूब है, इन दोनों को कैंसिल आउट करने के लिए मैं इस रिलेशन का यूज करता हूँ। तो देखो PE का जो फाइनल फॉर्मुलेशन बनेगा, PE ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब को लिख सकता हूँ मैं 2r का होल क्यूब। ये r स्मॉल ले लेता है, कैपिटल नहीं है, स्मॉल लिया, तो ये हो जाएगा 2r का होल क्यूब इंटू 100। तो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 2 का क्यूब 8 और r क्यूब आ जाएगा इंटू 100। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, 4 दूनी 8, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6। तो ये हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी पाई इंटू 100 अपॉन 6। ये आपका पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू रखोगे 3.14, 100 का मल्टीप्लाई करोगे, 6 का डिवाइड करोगे, तो ये जो पैकिंग एफिशिएंसी है इसका जो मान है आप इसको जब निकालोगे तो देखो 3.14 को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 314 अपॉन 6।
3.14 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 314/6, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 514.20 यानी कि 52.3% आ जाता है पैकिंग एफिशिएंसी। इसको लगभग जो है पैकिंग एफिशिएंसी को हम ऑलमोस्ट 52% कहते हैं। यानी कि सिंपल क्यूबिक कोई अरेंजमेंट है, जो सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है, साधारण गणीय अगर एक कोष्टिका है तो उसमें जो घेरा गया आयतन होगा वो कितना होगा, 52% होगा। तो एक आप नोट लिख लेना लास्ट में कि किसी सिंपल क्यूबिक में जो घेरा गया आयतन होता है इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम इज 52%। अच्छा, खाली कितना रहा, खाली कितना रहा, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में से 52 को घटा देंगे तो वो कितना आ जाएगा, 48%। तो सिंपल क्यूबिक में 48% जो स्पेस है वो तो रहता है खाली, और 52% स्पेस जो है वो क्या रहता है, ऑक्यूपाइड रहता है। आई बात समझ में? यहाँ पे जो अरेंजमेंट बना है उस अरेंजमेंट में 52% तो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे, लेकिन बीच बीच में जो खाली जगह रही है ना, वो खाली जगह कितनी है, वो है 48%। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ऑक्यूपाइड तो कितना हो गया, 52%, एंड एम्प्टी कितना हो गया, 48%। इसलिए ऑक्यूपाइड बराबर 52% एंड एम्प्टी बराबर 48%। तो ये एक रिजल्ट हमें याद रखना है, हमें एग्जाम में कैलकुलेट नहीं करना। जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है सीधा 52% टिक मारना होता है, हमारा नंबर पक्का, हमें नंबर मिल जाएंगे। हमें इतना कैलकुलेशन नहीं करना। ये कैलकुलेशन तो मैंने इसलिए कराया कि मान लो आपको कोई 12th बोर्ड एग्जाम में पूछ ले, या फिर कभी कोई और ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ ले, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करके किसी को भी निकाल सको। आपको कोई भी अरेंजमेंट दे दिया जाए तो आप उस अरेंजमेंट का पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सको, उसके लिए आपको ये सवाल कराया है। तो इसको नोट कर लीजिए। नोट करने का एक सिंपल तरीका मैंने और भी बताया है, आप मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थोड़ी देर के लिए मैं साइड हो जाऊंगा, आप मोबाइल का स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद में जब लेक्चर पूरा देख चुके हो तो फिर आप नोट्स को उतार लेना, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो। गुड इवनिंग, काफ़ी बच्चे आ गए हैं। मंजू, आदित्य, रेखा, नरंगी, कुलदीप, जाहिर, सौम्या, मधु, सुमित। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसके बारे में और थोड़ी चीज़ें समझते हैं और डिस्कशन करते हैं इसको। ये पैकिंग एफिशिएंसी आ गई। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन A बराबर 2R, पैकिंग एफिशिएंसी 52%, एम्प्टी स्पेस 48%। तो ये हमारे पास आ गया सिंपल क्यूबिक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा ही एनालिसिस सेम हम करेंगे बॉडी सेंटर के लिए, ठीक है। तो बॉडी सेंटर के लिए ये ऐसा ही जो रिलेशंस हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग एफिशिएंसी, ये सब चीज़ें हम बॉडी सेंटर के लिए निकालते हैं। तो हेडिंग ले लेते हैं बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल।
बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जाते हैं। तो पहले यूनिट सेल बनाते हैं बॉडी सेंटर्ड। ये बॉर्डर सेंटर्ड यूनिट सेल है। 8 एटम्स क्यूब के कॉर्नर पर और 1 एटम क्यूब के सेंटर पर। इसका एनालिसिस हम करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ निकालनी है हमें, वो निकालना है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, जैसे हमने सिंपल क्यूबिक के लिए निकाला था 1 एटम आता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, वैसे ही बॉडी सेंटर के लिए एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो वो देखो कितना होगा। सबसे पहला पॉइंट, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, इस पे जाते हैं। तो ये जो एटम्स है कॉर्नर्स वाले, वो अभी भी इस यूनिट सेल को कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। और जो इस बॉडी सेंटर्ड पर जो एटम मौजूद है, इस क्यूब के सेंटर पे जो एटम मौजूद है, आप अपने रूम के अंदर ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपके रूम के जस्ट सेंटर पार्ट पे कोई एक बहुत बड़ा स्फेयर रखा हुआ है, एक बहुत बड़ा कोई बॉल रखा हुआ है। ठीक है, आप उस तरह से इमेजिन कीजिए इसको। तो इस बॉडी सेंटर्ड जो ये क्यूब है, उसके सेंटर पे जो एक एटम रखा हुआ है, वो इसे पूरा का पूरा 100% कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो मैं उसको काउंट दे दूंगा 1। तो वहाँ पे पूरा का पूरा उसी को कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो वो 1 का 1 जो है उसी का ही हिस्से, उसी का ही पार्ट है। ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ एटम है वो हो जाएंगे 8 एटम। तो ऐसे हैं हमारे पास जो 1/8 हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं, प्लस 1 एटम ऐसा है जो पूरा कंट्रीब्यूट करता है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 1 + 1 = 2। तो बॉडी सेंटर में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 2 हो गए। इस तरह से निकाला जाएगा। आई बात समझ में? ये है बॉडी सेंटर्ड में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स की संख्या, 1 + 1 2। ये 1 वाला तो कहाँ से आया, कॉर्नर के एटम से, जैसा कि सिंपल क्यूबिक में आया था। और ये 1 कौन सा, जो सेंटर पे है, सेंटर पे है, तो वो पूरा का पूरा उसी यूनिट सेल का पार्ट है, उससे बाहर नहीं है। तो उस वजह से 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये है हमारा बॉडी सेंटर के लिए एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर CN, समन्वय संख्या। कितने नेबरिंग एटम से टच हो रहा है कोई एक एटम, उस संख्या को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे ये वाले एटम जो है, सेंटर पे जो एटम मौजूद है उसके बारे में बात करें, तो ये एटम कॉर्नर के अलग अलग एटम्स को टच कर रहा है, सभी एटम्स को टच कर रहा है। तो एक सेंटर का एटम कितने कॉर्नर के एटम्स को टच कर रहा है, सारे के सारे 8 जो कॉर्नर के एटम्स हैं उनको टच कर रहा है। ये बात ध्यान रखना, ये दोनों एटम आपस में एक दूसरे के टच नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब सिंपल क्यूबिक का जो स्ट्रक्चर था, उसके सेंटर पे जब कोई एटम नहीं था, तो सारे के सारे जो एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे थे। लेकिन जब बीच में कोई एटम रख दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फैल जाएंगे, सारे एटम्स एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर चले जाएंगे। किसमें? इस बॉडी सेंटर वाले केस में। तो जो कॉर्नर के एटम्स हैं वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस सेंटर वाले एटम से ये सारे क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो कॉर्नर वाले एटम को टच करने वाले टोटल एटम की संख्या कितनी है, 8 है, 8 है। तो इस वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा इस केस में, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। ओके, आई बात समझ में? तो ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 8। नेक्स्ट हम निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी निकालने से पहले हम रेडियस एंड एज लेंथ में रिलेशन भी निकाल लेते हैं। रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम।
जो एज लेंथ है और एटम की रेडियस है उसमें रिलेशन पता लगाना है। तो इसको पता लगाने के लिए थोड़ा सा हमें इमेजिनेशन का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप इमेजिनेशन से सोचो तो आपका जो बॉडी डायगोनल है क्यूब का, बॉडी डायगोनल यानी कि दो अपोजिट कॉर्नर्स जो हैं, एक कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर्स, वो आप रूम में देख सकते हो अपोजिट कॉर्नर, जो आपके क्यूब का बॉडी डायगोनल है उसकी बात कर रहा हूं मैं। उसका जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ, उस पे अगर आप स्फेयर्स को इमेजिन करो तो स्फेयर्स कुछ इस तरह से रखे हुए होंगे। ऐसे 3 स्फेयर्स पड़े होंगे बॉडी डायगोनल पे, और उनके बीच के जो सेंटर होगा, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस जो होता है बॉडी डायगोनल का, ये होता है √3a। अगर इस क्यूब का एज लेंथ a है तो इसका जो बॉडी डायगोनल का लेंथ होगा टोटल, वो कितना हो जाएगा, √3a हो जाएगा। ये ले लूं मैं r, तो ये हो जाएगा 2r और ये हो जाएगा r, ये r, ये 2r और ये r। तो r के पदों में इन टर्म्स ऑफ रेडियस दिस डिस्टेंस इज 4r। ये डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रेडियस कितनी है, 4r है, और इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ ये डिस्टेंस कितनी है, √3a। तो रेडियस और एज लेंथ के बीच में जो रिलेशन आएगा बॉडी डायगोनल के लिए वो कितना आ जाएगा, √3a इज इक्वल टू 4r। हमने ज्योमेट्री का सहारा लिया, बस ज्योमेट्री से इस सवाल को सॉल्व किया है, इमेजिनेशन से। आप बॉडी डायगोनल में देखोगे कि 3 एटम्स जो हैं एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, एक सेंटर वाला दूसरा और अपोजिट कॉर्नर वाला तीसरा। तो ये 3 एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं और इनके सेंटर टू सेंटर के बीच की डिस्टेंस ए की टर्म्स में तो होगी √3a और रेडियस के टर्म्स में होगी 4r। तो 4r बराबर क्या हो गया, √3a हो गया। ओके, ये समझ में आया? इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो डाउट पूछ सकता है, मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चंस, किसी का डाउट हो तो। कोई डाउट? √3a बराबर 4r आ गया। यहां से एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन। नेक्स्ट निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला देखते हैं, वही टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, उस चीज को अपन यूज करेंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड जो है, देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एक स्फीयर ऑक्यूपाई करता है 4/3 पाई आर क्यूब। एक स्फीयर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 4/3 पाई आर क्यूब। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को बनाने के लिए हमें 2 स्फीयर्स यानी कि 2 एटम्स की जरूरत पड़ती है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये तो क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वो कितना हो गया हमारा, a क्यूब हो जाएगा, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन जाएगा। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला कैसे बनेगा, एक स्फीयर का वॉल्यूम ऑक्यूपेशन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 2 स्फीयर है तो 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल वॉल्यूम कितना, a क्यूब × 100। ये हमारा पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा बॉडी सेंटर के लिए। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे और मैं a क्यूब की जगह लिख सकता हूं a बराबर कितना है हमारा, 4r अपॉन √3। तो a क्यूब की जगह रख सकता हूं 4r अपॉन √3। तो ये हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी बराबर 2 × 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4r अपॉन √3 का होल क्यूब इंटू 100। ये हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। हमने एज लेंथ और रेडियस के जो रिलेशन है उसको लिख दिया। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी बराबर 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन, इसका क्यूब बाहर निकालेंगे तो
4 या फिर 4 का क्यूब इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय √3 का क्यूब यानी कि 3√3 इंटू 100। ये पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया और 4 क्यूब हो गया आपका 64। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 8/64 और ये √3 ऊपर जाएगा √3 पाई इंटू 100, तो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी √3 पाई/8 इंटू 100। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो √3 का वैल्यू 1.73 रख देंगे, पाई का वैल्यू 3.14 रख देंगे, इंटू 100/8 करेंगे तो जो पैकिंग एफिशिएंसी है हमारी वो हमारे पास आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो है हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी ये आ जाएगी हमारे पास 68%। इसको जब सॉल्व करोगे √3 की वैल्यू 1.73 रख दोगे, पाई की वैल्यू 3.14 रख दोगे, 8 का डिवाइड कर दोगे, 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 68% हमें इस केस में बॉडी सेंटर का मिल जाएगा। कोई किसी को डाउट पूछ सकता है? आई हैव ए डाउट, नो डाउट, नो डाउट। बताओ दिलीप क्या डाउट है? दिलीप को डाउट है? बाकियों को किसी को कोई डाउट? किसी को डाउट है तो पूछ सकता है? नहीं? भंवरलाल जी, शानदार प्रयास सर जी, थैंक यू भंवर जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम फेस सेंटर का इसी तरह का एनालिसिस करेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिख सकते हो, मैं हाथों हाथ आपको बता दूंगा। अभी लाइव क्लास चल रही है अपनी, तो मुझे सारी आपके जो मैसेजेस हैं वो हम भी हाथों हाथ दिख रहे हैं, मैं देख भी रहा हूँ साथ साथ में। जिसको कोई डाउट आता है तो पूछ सकता है। ओके, ये समझ में आ गया। सिंपल ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशंस है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। नेक्स्ट लेते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल यानी कि FCC, फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका। इसमें क्या होता है, इसमें जो फेसेस होते हैं उस फेसेस के सेंटर पे एटम्स पाए जाते हैं। ये आगे वाला फेस हो गया और ये पीछे वाला फेस हो गया। जितने भी आपके फेस होते हैं उनके फेस के सेंटर पे एटम्स पाए जाते हैं। इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो हमारा कहलाता है फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट। तो इसके लिए वो सारी चीजें करेंगे जो हमने सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर के लिए की। फेस सेंटर्ड के लिए देखते हैं। सबसे पहले एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स वो निकालते हैं। देखो ध्यान से समझना इसको, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। अब देखो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालने हैं। कॉर्नर वाले एटम्स जो हैं वो तो कितना 1/8 हिस्सा दे रहे हैं, तो 8 एटम तो ऐसे हो गए जो 1/8 हिस्सा दे रहे हैं, तो 8 × 1/8 ऐसे 8 एटम हो गए 1/8 हिस्सा देने वाले। अब मैं इन एटम की बात करूं जो आपके इस क्यूब के फेस सेंटर में मौजूद हैं, उन एटम्स के लिए अगर मैं बात करूं तो ये फेस सेंटर वाला जो एक एटम है ये इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और इसके पास वाली एक और जो यूनिट सेल है यहाँ पे ऐसे, उसमें भी क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये एक एटम 2 यूनिट सेल का पार्ट है। तो 2 यूनिट सेल का पार्ट है अगर एक एटम, तो एक एटम में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2 है। आई बात समझ में? ये आधा इसका हिस्सा है, आधा दूसरे का हिस्सा है, तो इसका इस
यूनिट सेल में जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना हो गया 1/2 हाफ। तो ये हाफ कंट्रीब्यूशन दे रहा है केवल 1/2। ऐसे देखो 1/2 कंट्रीब्यूशन दे रहा है एक एटम, और ऐसे कितने एटम है 1 2 3 4 5 6। एक क्यूब के जो फेस के जो सेंटर हैं वो 6 होते हैं, 6 फेस तो 6 सेंटर, तो इसको लिख देंगे इंटू 6। तो ये जो है वो आ जाएगा 1 + 3 यानी कि 4। यानी कि एफसीसी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एक्चुअल में नंबर ऑफ एटम्स वो कितने होते हैं 4। यानी कि एक एफसीसी यूनिट सेल को बनाने के लिए हमें एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, केवल 4 एटम्स चाहिए। उन 4 एटम की सहायता से मैं एफसीसी यूनिट सेल बना सकता हूँ। सिंपल क्यूबिक में 1 एटम चाहिए, बॉडी सेंटर में 2 चाहिए और एफसीसी में चाहिए हमें 4 एटम्स की सहायता से मैं एफसीसी में जो उसका यूनिट सेल है वो बना सकता हूँ, अरेंजमेंट बना सकता हूँ। आई बात समझ में? अब लेते हैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या Cn, यानी कि एक एटम कितने नेबरिंग एटम्स को टच कर रहा है, एक एटम अपने आसपास कितने दूसरे एटम्स को स्पर्श कर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मान लीजिए मैं इस एटम की बात करूं, इस एटम को कौन कौन टच कर रहा है, एक ये कर रहा है, एक ये कर रहा है और एक ये कर रहा है। आपके कॉर्नर पे जो एक एटम है, उस एटम को इस क्यूब के जो सेंटर वाले एटम है, एक सेंटर, ऊपर वाला सेंटर, नीचे वाला सेंटर और साइड वाला सेंटर, तो ऐसे 3 सेंटर्स जो हैं इस एटम को टच कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये जो क्यूब का जो कॉर्नर वाला एटम है, नीचे वाला फेस सेंटर, आगे वाला फेस सेंटर और साइड वाला फेस सेंटर, ये 3 एटम क्या कर रहे हैं, इस एटम को टच कर रहे हैं। इस एटम के यहाँ पे आने की वजह से इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, जैसा कि बॉडी सेंटर में भी हुआ था। ये दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, तो ये दोनों आपस में टच नहीं कर रहे हैं। तो ये कॉर्नर वाला एटम केवल फेस सेंटर के एटम्स को ही टच कर रहा है ना। तो ये एटम इस यूनिट सेल के 3 एटम्स को टच कर रहा है। ये कॉर्नर वाला एटम इस एक यूनिट सेल के एटम्स में 3 एटम्स को टच कर रहा है, और ये एटम पास में 8 दूसरी यूनिट सेल का हिस्सा है, जैसा कि हमने सिंपल क्यूबिक में पढ़ा। तो ये एक एटम अपने आसपास यहाँ पे आगे पीछे 8 ऐसी दूसरी और यूनिट सेल का हिस्सा है। तो एक यूनिट सेल में अगर ये 3 एटम को टच करता है तो 8 दूसरी जो यूनिट सेल है उनमें कितना टच करेगा, 8 × 3 यानी कि 24। यानी कि ये एक एटम जो है वो 24 एटम्स को टच कर रहा है। अब देखो 24 एटम्स को टच कर रहा है, लेकिन ये एटम जो है इस तरह की कैलकुलेशन में इस फेस सेंटर एटम को मैं 2 बार काउंट कर रहा हूँ, एक बार इस यूनिट सेल में भी मान रहा हूँ, एक बार उस यूनिट सेल में भी मान रहा हूँ। तो हर बार एटम्स को मैं 2 बार काउंट भी तो कर रहा हूँ। तो इसका मतलब 24 एटम्स ना होके एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ एटम्स को टच कर रहा है, ये केवल 12 एटम्स को टच कर रहा है। इसे वीडियो में थोड़ा सा 10 सेकंड पीछे जाके एक बार पूरा लेक्चर अटेंड कर लेना, फिर 10 सेकंड पीछे जाके मैंने जो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है इसका, उस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना। मैंने एक बात इसमें क्लियर की है कि एक्चुअल में ये 12 एटम्स को टच कैसे कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आप और ज़्यादा इमेजिनेशन से सोचना कि ये एटम 12 एटम्स को आखिर टच कैसे कर रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, एक यूनिट सेल में 3 एटम, ये 8 यूनिट सेल का पार्ट है, टोटल 24। हर एटम को मैं 2 बार काउंट कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 12। तो ये 12 एटम्स को टच कर रहा है। यानी कि एफसीसी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एक एटम का, वो कितना होता है, 12 होता है, 12 होता है। आई बात समझ में? तो 2 चीज़ें निकाल ली हमने, आ गई हमारे पास। अब तीसरी चीज़ निकालते हैं, एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। जो स्फीयर की रेडियस है और एज लेंथ है उसमें रिलेशन देखते हैं। अब देखो, अगर मैं फेस डायगोनल पे जाऊं, बॉडी डायगोनल पे नहीं। बॉडी डायगोनल तो किसके लिए लिया था, जो बॉडी सेंटर वाला केस था पिछले वाला, उसके लिए लिया था। लेकिन इस वाले केस में मैं अब किस पे जा रहा हूं, फेस सेंटर पे। जो फेस डायगोनल है हमारा, जो क्यूब का फेस है, ये वाला, ये या फिर ये,
इस पे जाता हूँ, तो इसको अगर मैं गौर से देखूं तो मुझे इस तरह से 3 एटम्स का अरेंजमेंट वापस वैसे ही दिखाई देगा, ऐसे। लेकिन अभी ये तीनों एटम कौन से हैं? जो फेस डायगोनल वाले 3 एटम है वो टच कर रहे हैं। ये फेस सेंटर वाला एटम है, ये दोनों कॉर्नर वाले एटम हैं। तो ये लेंथ जो है, अगर आपकी इस क्यूब की लेंथ a है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? ये √2a हो जाएगी। बॉडी डायगोनल होता है √3a, फेस डायगोनल होता है √2a, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? √2a हो जाएगी। ये r, ये 2r और ये r, ये r हो गया, ये 2r हो गया, ये r हो गया, तो r के टर्म्स में ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 4r। तो इसका मतलब रिलेशन क्या आ जाएगा? 4r बराबर √2a, ये एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन आ जाएगा। या फिर a बराबर 4r अपॉन √2, ये रिलेशन आ जाएगा बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो 4 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2, तो a बराबर हो जाएगा 2√2r, ये a का वैल्यू हो जाएगा 2√2r। ठीक है, तो इस तरह से हम एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन पता लगा सकते हैं। आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट? अनिष्का चंदल, विल दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड टुडे? नहीं, अभी तक तो काफ़ी चीज़ें बाकी है अनिष्का, अभी तक तो 3-4 लेक्चर्स और लगेंगे इस चैप्टर को पूरा होने में। काफ़ी कंटेंट बाकी है, अभी नहीं पूरा होगा। आइए बात समझ में। a बराबर 2√2r हो गया, 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिख दिया, तो 2 में √2 का डिवाइड कर दिया तो √2 हो गया, तो 2√2r। 29 रूल्स बिश्नोई, शानदार सर जी, थैंक यू बिश्नोई जी। ओके, ये है एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन। अब इसमें भी हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी होगी, जैसा कि हमने सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर में किया था, वैसे ही हमें फेस सेंटर के लिए भी पैकिंग एफिशिएंसी को निकालना होगा। तो फेस सेंटर के लिए पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। तो इसे निकालने के लिए एफसीसी में डाउट बताओ क्या है? सीखा गेंगवार, एफसीसी में डाउट, ये वाला डाउट है क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर वाला? कोऑर्डिनेशन नंबर वाले को जो मैंने एक बार जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया था उसको एक बार आप वीडियो में वापस देख लेना, जब वीडियो वापस आ जाएगा तो। ठीक है, अगर और भी कोई आपको डाउट हो तो मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना, मैं उस नंबर से रिप्लाई कर दूंगा। ये मेरा नंबर नहीं है, हमारे मैनेजर का नंबर है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। 9024169512। तो इस नंबर पे आप डाउट सेंड कर देना, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस डाउट को एक्सप्लेन कर दूंगा वहाँ पे, कोई ऑडियो मैसेज के थ्रू या किसी भी तरह से। तो आप इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो। अगर आप कमेंट सेक्शन में आपको डाउट पूछते टाइम थोड़ा शर्म आता है या फिर शाई फील करते हो तो आप इस नंबर पे मैसेज करके डाउट पूछ सकते हो, है ना। वैसे डाउट पूछने में शाई मत रहना, शर्म मत करना। अपना मकसद ये होना चाहिए कि हर बच्चे को हर चीज़ क्लियर हो, है ना, वो जो भी वो चीज़ पढ़े। तो जब क्लियर होगी तभी अच्छा लगेगा, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन। अब देखते हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं इसकी। तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए वही वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल वो निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना हो जाएगा? एक स्फीयर ऑक्यूपाइड करता है 4/3 पाई आर क्यूब। हमारे पास टोटल स्फीयर है, इसमें एक्चुअल में टोटल एटम कितने लग रहे हैं एफसीसी को बनाने में? 4। तो 4 इंटू पाई/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम यूनिट सेल का एक क्यूब इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन जाएगा।
सुनील मुंड, हेलो सर। हेलो सुनील। तो ए की वैल्यू क्या रख सकते हैं यहाँ से, 2√2r लिख सकते हैं। ए को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं ताकि आर क्यूब और आर क्यूब का टर्मिनेशन फॉर्मूला कैंसिल हो जाए। तो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी 4 × 4/3, ये हो जाएगा आर क्यूब इंटू 100 इंटू ए क्यूब। ए क्यूब की वैल्यू रख सकते हैं 2√2 आर का होल क्यूब, ऐसा रख देंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी 4 × 4 इंटू आर क्यूब इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3 × 2√2 का होल क्यूब, ये हो जाएगा हमारा 8 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, 4 × 2 8 हो जाएगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो ये आ जाएगा सॉरी एक पाई रह गया हमारा, इंटू पाई, तो ये हो जाएगा 2 4 × 4 4 × 4, तो 4 × 4 इंटू आर क्यूब पाई 100 डिवाइडेड बाय 3 × 8 इंटू आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 4 इन 2 से 2, 2 दूनी 4, 2 × 100 200 इंटू 3.14/3। तो इससे जो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी फेस सेंटर की, वो हमें निकालनी है। कोई डाउट है किसी को? ये आपको पैकिंग एफिशिएंसी भी याद रखनी है, 74% इससे आंसर आ जाएगा हमारा। जैसे बॉडी सेंटर्ड में 68% थी, सिंपल क्यूबिक में 52%, इसी तरह से इसमें पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है 74%। अच्छा, एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा, 100 में से मैं 74 घटा दूंगा तो 26% एम्प्टी हो जाएगा। तो एम्प्टी जो स्पेस है वो हो जाएगा 26%। तो देखो सिंपल क्यूबिक का सबसे कम पैकिंग एफिशिएंसी होता है कितना, 52%, और एम्प्टी स्पेस उसमें आया था 48%। उसके बाद में हमने बॉडी सेंटर्ड की पैकिंग एफिशिएंसी निकाली तो वो आती है 68%, और एम्प्टी स्पेस उसमें हो जाएगा 32%। इसके बाद में जो आपका फेस सेंटर्ड है उसमें 74% पैकिंग एफिशिएंसी, यानी कि ये सबसे ज़्यादा पैक्ड होता है। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना, सिंपल क्यूबिक का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होता है 6, बॉडी सेंटर्ड का होता है 8 और फेस सेंटर्ड का होता है 12। तो जैसे जैसे पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे पैकिंग एफिशिएंसी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। तो इस तरह से जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे पैकिंग एफिशिएंसी भी बढ़ती जाएगी। तो फेस सेंटर्ड की पैकिंग एफिशिएंसी 74%, एम्प्टी स्पेस 26%। ये 3 डेटा हमें याद रखने हैं, 52, 68, 74। सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ये जो एज लेंथ और रेडियस में जो रिलेशन है ये भी डायरेक्ट याद रहे तो ठीक है, वरना आप तुरंत कैलकुलेट इसको कर सकते हो। तो कोई डाउट नहीं है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल आगे यहाँ से और कंटिन्यू करेंगे और चीज़ें सीखेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। पूरा जो अच्छा एक कंपटीशन लेवल का जो कंटेंट होता है वो पूरा हम वैसा ही प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देखोगे कि जो यूट्यूब के जो दूसरे चैनल होते हैं उसमें थोड़ा सरफेस नॉलेज ही होता है, उसमें ज़्यादा अच्छा डेप्थ में नॉलेज नहीं देते हैं, वो केवल ऊपर ऊपर का थोड़ा थोड़ा बता देते हैं और पूरा डिटेल में नहीं बताते हैं। ऑनलाइन क्योंकि पढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना। लाइव में तो फिर भी समझ में आ जाता है आप लोगों के एक्सप्रेशन देख के किसको क्या चीज़ पल्ले पड़ रही है, क्या चीज़ पल्ले नहीं पड़ रही है। परंतु यहाँ पे तो मैं देख भी नहीं पा रहा, मैं तो आपके बस जो कमेंट्स है उन्हीं के भरोसे बैठा हूँ कि आप में इससे किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ डाउट आ रहा हो तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेनेशन जो है वो अपना तैयार रखूँ। तो ये चीज़ जो है अपन प्रयास कर सकते हैं जितना कर सकते हैं। पर ये बात हमारी ये है इस चैनल की खासियत कि जो
बाकी के दूसरे चैनल्स हैं जहाँ पे कुछ थोड़े बहुत, वैसे तो लाइव क्लासेस तो बहुत ही कम लोग दे रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारे लोग तो पैसे ही ले रहे हैं, लेकिन अपन अभी पैसे कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को लाइव क्लासेस जो हम दे रहे हैं, बाकी क्लासों में और हमारी क्लासेस में ये अंतर है कि हम लोगों का जो कंटेंट है वो सेम एज इट इज़ जो कंपटीशन में रिक्वायर्ड होता है, जिससे बच्चे का IIT और नीट में सिलेक्शन होता है, हम वो कंटेंट आपको दे रहे हैं। हमारा कंटेंट एक सुपरफिशियल कंटेंट नहीं है जैसा कि बाकी दूसरे यूट्यूब्स के जो चैनल होते हैं उनमें होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक ऑफलाइन कोचिंग का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जो कंटेंट डेवलप होता है वो हमने देख रखा है। IIT में, नीट में किस तरह की चीज़ें पूछी जाती है तो हमें बेहतर तरीके से पता है। तो इस हिसाब से जो हमारा कंटेंट है वो एक नंबर का है, एक नंबर का क्वालिटी कंटेंट है। आपको जो क्वेश्चंस बैंक जो है हमारे, उसमें भी आपको सारी तरह के जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, IIT का, नीट का, एम्स के या फिर JEE मेंस के सारे तरह के क्वेश्चंस बैंक जो इसमें आपको मिलते हैं। तो कोई भी आपको डाउट हो तो ये नंबर यूज़ कर सकते हो। एक और अनाउंसमेंट है आज का, और नोट्स लिखने का जो प्रक्रिया है वो ये है कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थोड़ा सा मैं थोड़ा टाइम के लिए दूर हो जाता हूँ बोर्ड से, तो इस तरह की जो प्रैक्टिस है हम जब इसको यूज़ करते रहेंगे तो हम ये जो मीडियम है सीखने का ऑनलाइन क्लासेस का, उसके हैबिचुअल हो जाएंगे। तो हमें भी ऐसा लगेगा कि हम क्लास में ही बैठे हैं जो रेगुलर हमारी क्लास होती है। तो और बीच बीच में किस्से कहानियाँ चलती रहेगी, थोड़ा हंसी मजाक भी चलता रहेगा, बातें चलती रहेगी। कोशिश करेंगे कि आप अच्छे से अच्छा सीखो, आपको बढ़िया एक आपकी जो तैयारी चल रही है, ये जो भी पैंडेमिक चल रहा है उसमें भी आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहो। हमारी तो यही कोशिश रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।